सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो किसी भी विमान दुर्घटना की जांच में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विमान दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण सुराग इस टेक्नोलॉजी से हमें मिलते हैं, उन्हें किसी और तरीके से हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी भी विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लैक बॉक्स के बारे में, जिसके बारे में लगभग आप में से हर किसी ने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है और आखिर कैसे बड़ी से बड़ी दुर्घटना में भी ये ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बच जाता है। और अगर आपके मन में भी ब्लैक बॉक्स को लेकर ये सवाल चलते रहते हैं तो आप हमारी आज की ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारे आज के एपिसोड में आपको ब्लैक बॉक्स से जुड़े लगभग सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसीलिए आज के 10,000 लाइक टारगेट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स होते क्या हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि इन्हें ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काले कलर के होते हैं, तो आपको बता दें कि ज्यादातर विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लैक बॉक्सेस को ऑरेंज कलर से पेंट किया जाता है और ये दिखने में काले तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इसके पीछे दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि कुछ लोगों का मानना है कि जो शुरुआत में ब्लैक बॉक्स बनाए गए थे उन्हें ब्लैक कलर से ही पेंट किया जाता था। और इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भले ही आज के समय में ब्लैक बॉक्स को ब्लैक की जगह ऑरेंज कलर से पेंट किया जाता है, लेकिन जब विमान दुर्घटना होती है तो उसमें आग भी जरूर लगती है और आग लगने की वजह से उस ब्लैक बॉक्स का कलर भी ब्लैक हो जाता है। और आज के समय में ब्लैक बॉक्स को एक ब्राइट ऑरेंज कलर से पेंट इसलिए किया जाता है ताकि अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में भी गिर जाए तो फिर घने अंधेरे में भी उसके कलर की वजह से उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। विमान दुर्घटना की जानकारी देने के लिए ब्लैक बॉक्स में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और इन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की कीमत करीब $10,000 से लेकर $15,000 के आसपास होती है। शुरुआत में जो ब्लैक बॉक्स बनाए गए थे उनमें विमान के डेटा और वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। और ये मैग्नेटिक टेप ठीक उसी तरह काम करती थी जैसे कि टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स काम करती हैं। लेकिन अब आज के समय में मैग्नेटिक टेप वाले ब्लैक बॉक्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इनके बदले एक सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड्स वाले ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल होते हैं, जिनकी शुरुआत सन 1990 से हुई थी। और इस सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड वाले ब्लैक बॉक्सेस मैग्नेटिक टेप वाले ब्लैक बॉक्सेस की तुलना में ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर्स में मेमोरी चिप्स लगी होती हैं, यानी कि इनमें मैग्नेटिक टेप की तरह कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। और चूंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो इसीलिए इसके मेंटेनेंस के इश्यूज भी काफी कम हैं और दुर्घटना के दौरान भी इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स काम कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे FDR कहते हैं और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे CVR कहा जाता है। और ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट के अंदर स्थापित किए जाते हैं। FDR का काम होता है एयरक्राफ्ट के सारे सेंसर से आने वाली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, और जबकि CVR का काम होता है कि कॉकपिट के अंदर पायलट्स के बीच जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करना। और जो सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड्स वाले ब्लैक बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में एक डिजिटल स्टोरेज स्पेस होती है, जो कि CVR के 2 घंटे के ऑडियो डेटा और FDR के 25 घंटे के फ्लाइट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जबकि ज्यादातर मैग्नेटिक टेप वाले ब्लैक बॉक्सेस CVR के केवल 30 मिनट के ऑडियो डेटा को ही इकट्ठा कर सकते हैं और इसी वजह से इनका इस्तेमाल कम ही किया जाता है। ये तो आप सभी को मालूम ही है कि विमान में कई अलग अलग तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि उस विमान के अलग अलग डेटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि उस विमान का एक्सेलरेशन क्या है, एयर स्पीड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, फ्लैप सेटिंग क्या है, कैबिन का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है और बाहर का टेम्परेचर कैसा है। और विमान के सेंसर्स इन सारी इन्फॉर्मेशन को फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट यानी कि FDAU को भेजते हैं, जो कि विमान के आगे वाले हिस्से में लगा होता है। और फिर ये फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट
यानी कि FDAU ही इन सारी इंफॉर्मेशन को आगे ब्लैक बॉक्स में ट्रांसमिट करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विमान के पूरे डेटा रिकॉर्डिंग प्रोसेस का एक मिडिल मैनेजर है जो कि सेंसर से इंफॉर्मेशन लेकर ब्लैक बॉक्स में ट्रांसमिट करता है। ब्लैक बॉक्स की दोनों यूनिट यानी कि FDR और CVR को पावर देने के लिए दो अलग अलग तरह के जनरेटर्स लगाए गए होते हैं, जिनमें एक 28 वोल्ट DC पावर वाला जनरेटर होता है और जबकि दूसरा 115 वोल्ट 400 हर्ट्ज AC पावर वाला जनरेटर होता है। और ये जनरेटर्स विमान के इंजन से पावर लेते हैं। और जिस तरह विमान के पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करने के लिए कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो उसी तरह विमान के ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कई सारे माइक्रोफोन्स लगे होते हैं और यही माइक्रोफोन्स इस ऑडियो को CVR को भेजते रहते हैं और ये CVR पुराने ऑडियो के ऊपर ही नई ऑडियो को रिकॉर्ड करते रहते हैं। और ये सारे रिकॉर्डेड पैरामीटर्स ही विमान दुर्घटना की जांच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग देते हैं, जिनसे ये मालूम पड़ सकता है कि विमान दुर्घटना किसी ह्यूमन एरर के कारण हुई है या किसी टेक्निकल फेलियर के कारण। तो चलिए अब ये जानते हैं कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना में भी आखिर कैसे ये डिवाइस बच जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये FDR और CVR इन दोनों यूनिट्स को एक क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट्स के अंदर स्थापित किया जाता है और ये पूरे विमान का एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो बड़ी से बड़ी दुर्घटना में भी सर्वाइव करता है। ये क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट्स एक बड़ा सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है जिसे बोल्ट की मदद से फिक्स किया जाता है और इसे इस तरीके से बनाया गया होता है कि ये एक एक्सट्रीम हीट और कई टन के प्रेशर को भी झेल सकता है। इस डिवाइस के मटेरियल में 3 तरह की लेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें पहली होती है एल्यूमिनियम हाउसिंग, जो कि एल्यूमिनियम की एक बहुत पतली सी लेयर होती है और ये मेमोरी कार्ड्स के चारों तरफ होती है जिसके अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है। दूसरी लेयर होती है हाई टेम्परेचर इंसुलेशन। ये करीब 1 इंच मोटा ड्राई सिलिका मटेरियल होता है जो कि एक हाई टेम्परेचर थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और यही वो लेयर है जो दुर्घटना के बाद लगने वाली आग से मेमोरी बोर्ड्स को बचाती है। और तीसरी लेयर होती है स्टेनलेस स्टील की शेल। ये एक हाई टेम्परेचर इंसुलेशन मटेरियल होता है जो कि करीब 0.25 इंच मोटा स्टेनलेस स्टील कास्ट का बना होता है और इसके बाहरी हिस्से को बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों लेयर मिलकर क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट्स को बचाती हैं, जिनके अंदर CVR और FDR यानी कि ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गहरे समुद्र में गिर जाए तो उस विमान को डिटेक्ट करने के लिए ब्लैक बॉक्स के साथ एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन नाम के डिवाइस को लगाया जाता है। अगर आप ब्लैक बॉक्स की इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस डिवाइस के एक हिस्से में एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है और यही सिलेंडर वो अंडर वाटर लोकेटर बीकन डिवाइस है। और इस बीकन डिवाइस में एक ऐसा सबमर्जेंस सेंसर लगाया जाता है जो कि पानी के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाता है और जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में गिरता है तो ये बीकन डिवाइस अल्ट्रासोनिक पल्स को भेजना शुरू कर देता है, जो कि हम अपने कानों से तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इन्हें बड़ी आसानी से सोनार जैसे इक्विपमेंट से डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये 30 दिनों तक लगातार हर एक सेकंड में एक पल्स को जनरेट करता है। और इन बीकन डिवाइस को पावर देने के लिए इनमें बैटरी लगाई जाती है और इन बैटरी की लाइफ होती है 6 साल। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब किसी दुर्घटना में ये बीकन डिवाइस ब्लैक बॉक्स से अलग हो जाए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन ब्लैक बॉक्स के अंदर इकट्ठा हुई जानकारी को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर रिकॉर्ड हुई जानकारी को कंप्यूटर लैब्स में भेजा जाता है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स इसके रिकॉर्डर से डेटा को डाउनलोड करते हैं और इस डेटा की मदद से ही दुर्घटना के सारे इवेंट्स को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 हफ्ता या 1 महीने तक का भी समय लग जाता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड हुए डेटा को एनालाइज करने के लिए कई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर FDR बुरे तरीके से डैमेज नहीं हुआ है तो इसे डायरेक्टली किसी रीड आउट सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इसके डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो आज के समय के मॉडर्न सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड्स वाले ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, उनमें डेटा को इकट्ठा करने के लिए USB या फिर ईथरनेट पोर्ट्स दिए गए होते हैं, जिनकी मदद से कुछ ही मिनटों के अंदर सारे डेटा को डाउनलोड किया जा सकता है। और अगर मेमोरी बोर्ड बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है तो फिर उसे रिमूव किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उसके इंटरफेस को फिर से नया करके दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि फिलहाल आज के समय में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक बॉक्स सिस्टम में केवल फ्लाइट डेटा और वॉइस को ही रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज शामिल की गई हैं, लेकिन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने ब्लैक बॉक्स के सिस्टम में वीडियो कैपेबिलिटीज को भी शामिल करने की प्रोसेस ढूंढ ली है, जिसकी मदद से कॉकपिट के अंदर की वीडियो को भी रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल बहुत से पायलट्स ने इस कैपेबिलिटी को शामिल करने से मना किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है और मौजूदा समय में जो वॉइस और फ्लाइट डेटा वाले सिस्टम मौजूद हैं, वे किसी भी दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए पर्याप्त हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।